हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा 25वां लेक्चर है। हम रोज़ ही यहाँ पर कुछ सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बड़े ही डिटेल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट 500 MCQ। यहाँ पर हम आज के लेक्चर में 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा पेपर जो हुआ था फरवरी 2014 को, ये वाला पेपर हुआ था। तो इसके हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि जो भी प्रीवियस ईयर होते हैं वो आते कैसे हैं, आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो किस तरह का यहाँ पर आ सकता है। तो आप ना हमारे साथ बनाए रखना है पूरी, यहाँ पर आपने शिद्दत के साथ पूरे जोश के साथ आपने हमारे साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर लास्ट में आपने हमें कमेंट करके जरूर से बताना है कि यहाँ पर आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं आपको कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर मिल जाया करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी। कि पियाजे की यहाँ पर एक डेवलपमेंट थ्योरी आपको देखने को मिलती है, उसके हिसाब से आपको नीचे दिए गए डायग्राम्स को देखना है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो पियाजे की जो थ्योरी है डेवलपमेंट की, तो वो क्या कहते हैं कि जो भी बच्चे का विकास है वो एज वाइज होता है डेवलपमेंट की, वहाँ पर कोई भी एज है वो स्किप नहीं की जा सकती। तो उस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एज के हिसाब से कि बच्चा पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी इमेज दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पर एक पहले यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। मतलब ये कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है उसी हिसाब से उसकी जो समझ है वो भी बढ़ती जाती है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलते हैं आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। देखते हैं अ टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग अ स्क्वायर। कि एक बच्चा है यहाँ पर, उसको यहाँ पर एक वर्ग को बनाने में बड़ी कठिनाई आ रही है। अब आपको ये बताना है कि अब वो स्क्वायर बनाना चाहता है, स्क्वायर नहीं, अब वो डायमंड भी बनाना चाहता है, बट अब उसको पहले से ही पता लग गया है कि हाँ भी अब वो उससे बनेगा नहीं। तो वो बेसिकली कौन सी वो अज्यूम्पशन कह सकते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल वो फॉलो कर रहा है। आपको ये बताना है कि एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अब अनुमान लगा लिया कि भैया ये डायमंड बनाने में ना भी बहुत कठिनाई महसूस करेगा। तो ये क्या है, आपको यही बताना है कैसे उसने अनुमान लगा लिया कि डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 की डेवलपमेंट इज सैल्टेटरी, की विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 की डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, की विकास निरंतरीय होता रहता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 की डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, कि जो भी आपका विकास है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग ही होती है। तो आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है कि जो आपका विकास है एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ये फर्स्ट है कि धीरे धीरे वो बच्चा जो भी होगा वो धीरे धीरे बनाना सीखेगा कोई भी चीज़ को, ठीक है ना जी। तो इससे वो क्या है, हमें यही बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि पहले स्क्वायर बनाना सीखेगा। मतलब ये कि डेवलपमेंट क्या करता है, ये एक ऑर्डरली सीक्वेंस है आपका जो डेवलपमेंट जो भी आपका विकास है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट तो आपको याद ही होगा कि जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। दोनों का जो कह सकते हैं कि 50-50 रेशो होती है, कि दोनों ये इतना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा यहाँ पर डॉक्टर बनना चाहता है, तो यहाँ पर जो उनका बच्चा होगा किसी माँ बाप का, तो उनका ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर उनके माँ बाप इंटेलिजेंट है तो उनका बच्चा भी इंटेलिजेंट ही होगा, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं हेरिडिटी, जो उनके माँ बाप के गुण जो बच्चे में आ गए हैं। एनवायरनमेंट क्या है कि एनवायरनमेंट जो कि आसपास से जो बच्चा सीख रहा है, मान लीजिए कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, अब उसको आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो वैसा मिला ही नहीं, तो वो कैसे बन पाएगा। तो ये क्या है, दोनों सेम ही रोल प्ले करते हैं। इस हिसाब से आपने नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड वेयर द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड, की परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि अनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। तो आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, द थ्योरीज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, की व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3, द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता ए परिवेश के सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, द पॉलिसी ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ
नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट की भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्णता कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन संबंधी नीति मानवीय विकास के प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल ऑफन हैव अ हिडन करिकुलम। अब यहाँ पर हिडन करिकुलम की बात कही जा रही है। हिडन करिकुलम आपको पढ़ते ही पता लग गया होगा कि कुछ छुपा हुआ, कि समाजीकरण में के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रशस्य पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। तो आपको पढ़कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फोर्सिबल लर्निंग, थिंकिंग एंड बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे बाय इमिटेटिंग पीयर्स एंड टीचर्स, की बलात्मक अधिगम, चिंतन व समक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुक्रिया द्वारा विपेक्ष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, या फिर ऑप्शन नंबर 2, द इनफॉर्मल क्यूज अबाउट सोशल रोल्स प्रेजेंटेड इन स्कूल्स थ्रू इंटरेक्शन एंड मटेरियल, की अंतक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किया जाने वाला सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत, या फिर ऑप्शन नंबर 3 की नेगोशिएटिंग एंड रेसिस्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट थ्रू देयर फैमिलीज, की परिवारों के मध्य विद्यार्थियों के समझौतापूर्ण के प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी की टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, की जो भी आपके मूल्यों और अभिवृत्तियों के शिक्षण एवं आकलन होगा। तो आपका दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा? जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर है, कि जो भी इनफॉर्मल क्यू, कुछ ऐसी बातें आपके पाठ्यक्रम में होती हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लिखी नहीं गई होती, तो आपकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पाठ्यक्रम के अलावा आपको बताई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ानी हो, साइंस पढ़ानी हो, मैथ पढ़ानी हो, तो कुछ आपको बेसिक बातें या फिर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जाती हैं कि आपने कैसे यहाँ पर बिहेव करना है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको इनफॉर्मली बताई गई होती हैं, आपके सिलेबस में होती नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम हिडन करिकुलम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो क्या ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है या फिर ऑप्शन नंबर 2? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन, रेडीनेस टू लर्न। ऑप्शन नंबर 2 में एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि यहाँ पर जो भी आपके व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति करना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 की डिस्कवरी लर्निंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को नहीं निकाला जा सकता? तो आपको बताना है। तो क्या ये बच्चों की अधिकात्मकता तत्परता के प्रति संवेदनशीलता होगी, या फिर ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, या फिर ऑप्शन नंबर 3 खोजपूर्ण अधिगम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 की नीड ऑफ वर्बल टीचिंग? तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों यहाँ पर ये आंसर क्यों सही हो सकता है? क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर लग सकता है कि जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर वो भी सही है, और यहाँ पर कई ऐसी बुक्स हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को भी सही बताया हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है कि आपने जब भी पियाजे की जो थ्योरी पढ़ ली, ठीक है जी, उसकी जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो इसमें कोई इंप्लीकेशंस नहीं है इसका। ठीक है जी, तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं, 6th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट? तो मोरल डेवलपमेंट आपको कोलबर्ग की थ्योरी याद होगी, जिसमें इसको 3 लेवल में और यहाँ पर 6 स्टेजेस में बांटा हुआ है। 3 लेवल कौन कौन से हैं? एक तो है यहाँ पर प्री कन्वेंशनल, फिर है कन्वेंशनल, तीसरा है यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल। हर यहाँ पर लेवल में आपको 2 कह सकते हैं कि हर स्टेज में आपको यहाँ पर हर लेवल में आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या है? वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस होगा। स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नॉट जनरल पैटर्न, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ ऑल स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर, या फिर स्टेजेस प्रोसीड इन नॉन हायरार्किक मैनर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो होगा ऑप्शन होगा वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही होगा, कि चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रतिचूर है, न कि सामान्य प्रतिमान है, या फिर सभी संस्कृतियों के संबंध में चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है, या फिर जो भी आपका कह सकते हैं कि विभिन्न चरण गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज में आपको ऑप्शन नंबर 2 भी सही देखने को मिलेगा और ऑप्शन नंबर आपको
3 भी सही देखने को मिलेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेजेस आर आइसोलेटेड। जो भी आपकी स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो आइसोलेटेड होती हैं, अलग अलग होती हैं। आपको जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जो भी यहाँ पर बच्चा रिस्पॉन्स देता है, कि यहाँ पर कोई जनरल पैटर्न नहीं होता उसका। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है कि विभिन्न चरण अलग अलग प्रतिचुर है, ना कि समान प्रतिमान है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है कि टीचर एंड स्टूडेंट ड्रॉ ऑन वन अनदर एक्सपर्टीज वाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन डैश क्लासरूम। कि डैश कक्षा में वास्तविक सांस्कृतिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं के कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों के परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो आपको इस हिसाब से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्या ये ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है कि रचनात्मक? ऑप्शन नंबर 3 टीचर सेंट्रिक अध्यापक केंद्रित है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सामाजिक रचनात्मकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। कैसे सही है कि आपको पूछा क्या जा रहा है कि जो टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं ड्रॉ ऑन वन अनदर एक्सपर्टीज वाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड की यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है जी, रियल वर्ल्ड में आपको बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ही देखने को मिलते हैं। तो आपका जो सामाजिक रचनात्मक है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चले चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या लिखा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कही जा रही है, हिंदी में इसको प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि छात्र सभी छात्र की एजुकेशन द टर्म इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अप्लाइज दैट ऑल स्टूडेंट शुड ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिसीव इक्वल एजुकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन एंड रिलीजन। की आप किसी भी जाति के हो, पंथ के हो, रंग आपका कोई भी हो, क्षेत्र के हो, धर्म के हो, आपको यहाँ पर समान शिक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 2 बी अलाउड टू प्रोवाइड देयर कैपेबिलिटी आफ्टर रिसीविंग एन इक्वल एजुकेशन, की समान शिक्षा पाने के बाद आपकी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। ऑप्शन नंबर 3 बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन बाय यूजिंग द सेम मेथड एंड मटेरियल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, के बिना किसी विभेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। या फिर ऑप्शन नंबर डी वी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू दैम एंड देयर फ्यूचर लाइफ एट वर्क, की ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो आपका यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सही हो सकता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और मैं आपको यहाँ पर एक बार और बात क्लियर कर दूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारी आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको डी भी देखने को मिलेगा और आपको फर्स्ट भी देखने को मिलेगा। तो आपका यहाँ पर जो सही ऑप्शन है कि रिसीव इक्वल एजुकेशन, की आपको यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या कहा जा रहा है कि टर्म इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर मतलब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि भाई सभी को यहाँ पर इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, कि आपकी यहाँ पर कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, कलर क्या है, कोई मैटर नहीं करता। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, किसी भी जाति, पंथ, रंग या धर्म के होते हुए भी आपको समान शिक्षा यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9th क्वेश्चन पर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय प्याजे, की निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है और आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी बात है जो प्याजे के द्वारा अंडर एस्टिमेटेड किया गया है, तो कमतर आका गया है। क्या ये वो हेरिडिटी है, अनुवांशिकता, या फिर ऑप्शन नंबर 2 सोशल इंटरेक्शन की सामाजिक अंतक्रिया, या फिर ऑप्शन नंबर 3 एगोसेंट्रिक स्पीच की यहाँ केंद्रिता भाषा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, की विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है सोशल इंटरेक्शन, तो यहाँ पर उन्होंने सोशल इंटरेक्शन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है ना जी, यहाँ पर वाइगॉट्स्की हैं, उन्होंने यहाँ पर ज़्यादातर बात कही है कि जो बच्चा है वो सोसाइटी से, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर किया, बट वो ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि कमतर आका गया है उनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। 10th क्वेश्चन है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th मेक टू मच ऑफ नॉइज इन मैथ क्लास, के यहाँ पर 5वीं क्लास के बच्चे हैं, बहुत ही यहाँ पर शोर मचाते हैं मैथ की क्लास में। तो यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दैट द टीचिंग मेथडोलॉजी ऑफ द टीचर इज नॉट वेल, कि जो टीचर यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका यूज़ कर रहा है वो अच्छा नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 की द स्टूडेंट ऑफ द क्लास डू नॉट लाइक द सब्जेक्ट, के स्टूडेंट हो जो भी वहाँ पर हैं उनको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता ही नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर सी कि दैट द स्टूडेंट ऑफ द दैट क्लास डू नॉट पे अटेंशन, कि बच्चे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। या फिर ऑप्शन नंबर डी
दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास डू नॉट लाइक द टीचर, कि बच्चे जो भी है वहाँ पर टीचर को लाइक नहीं करते। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि द टीचर मेथोडोलॉजी ऑफ द टीचर इज नॉट वेल, कि जो भी यहाँ पर टीचिंग की मेथोडोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जा रही है किसी भी टीचर के द्वारा, वो यहाँ पर अच्छे से नहीं यूज़ कर रहा, तभी तो बच्चे यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे 11th क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो क्या ये फर्स्ट है, डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट ओनली अ पार्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर, कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। या फिर ऑप्शन नंबर 2, इंटेलिजेंसी इज एन इंटरेक्शन ऑफ एनालिटिकल क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, की बुद्धि विश्लेषणात्मक सृजनात्मकता एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतक्रिया है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, की डिफरेंट इंटेलिजेंसी आर हायरार्किकल इन नेचर, की विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप में पदानुक्रमांक हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कि टीचर शुड फॉलो वन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, की अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। क्यों सही है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो हार्वर्ड गार्डनर है यहाँ पर उन्होंने कुछ 7-8 जो है उनकी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंसी को बांटा हुआ है। ठीक है ना जी। जैसे कि यहाँ पर काइनेस्थेटिक है, यहाँ पर लिंग्विस्टिक है, मैथमेटिक्स की है, रीजनिंग की है, नेचुरल, इंटरपर्सनल, तो इस प्रकार की उन्होंने कुछ बांटी हुई है। तो बेसिकली वो क्या कहते हैं कि अगर आपका किसी ब्रेन में कुछ डैमेज हो रहा है तो वो सिर्फ कुछ एक पार्ट को ही डैमेज करेगा। वो क्या कह रहे हैं कि डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट ओनली अ पार्टिकुलर एबिलिटी ऑफ अ स्पेयरिंग अदर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारा आज का 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। क्या कहा जा रहा है कि योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको ये बताना है कौन सा यहाँ पर जो कथन होगा वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। स्टूडेंट लर्न बेटर इन होमोजेनस ग्रुप, की विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 2, फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग क्लास शुड बी होमोजेनस, की अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समारूपी होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 3, कि चिल्ड्रन आर इनटॉलरेंट एंड डू नॉट एक्सेप्ट डिफरेंसेस, की छात्र असहिष्णु होते हैं वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कि टीचर में यूज मल्टी लेवल टीचिंग टू कैटर द डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप्स, की विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी टीचर है उसको यहाँ पर मल्टी लेवल टीचिंग जो है वो यूज करनी चाहिए, ताकि जो भी बच्चे यहाँ पर हैं उनके यहाँ पर उनका जो भी यहाँ पर नीड्स है उनका यहाँ पर ध्यान रखा जा सके। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। को आपको यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर बताना है कि कौन सा जो कथन होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन समटाइम बी समेटिव असेसमेंट एंड वाइसा वर्सा, कि यहाँ पर जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है रचनात्मक आकलन कभी कभार सकलात्मक हो सकता है, इसी प्रकार विपरीत। तो क्या ये होगा। या फिर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि द समेटिव असेसमेंट इम्प्लाई दैट असेसमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, कि संकलात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू ग्रेड द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। या फिर ऑप्शन नंबर डी, द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज समराइज द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल, कि रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो आपको ये बताना है कौन सा जो आपका यहाँ पर आंसर होगा वो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 की, तो क्या ये सही हो सकता है। या फिर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, द फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी समेटिव असेसमेंट एंड वाइसा वर्सा। तो आपको थोड़ा सा सोचना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर जो आपका 4th ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है समराइज द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। तो यही बात है ना, पहले आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाता है। मान लीजिए कि जो भी आप बच्चा यहाँ पर उसको ऑरली टेस्ट ले लिया गया, अब बाद में बच्चे की गलतियां निकाली जाती हैं कि भाई आपको यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है।
फाइनली वो समराइज किया जाता है, बाद में वो जो भी उनका समेटिव असेसमेंट जो भी टेस्ट होगा उसके लिए वो कहा जाता है कि भाई आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 3 ये तो गलत हो जाएंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 14th क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क हिज हर स्टूडेंट टू ड्रॉ अ कंसेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कंप्रिहेंशन ऑफ अ टॉपिक ही शी इज। कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मकता के प्रतिबिंब करते हुए संकल्पात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है या कहती है, वो क्या है आपको ये बताना है। जॉगिंग द मेमोरी ऑफ स्टूडेंट की विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट की रचनात्मक आकलन कर रही है, या फिर टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू समराइज द मेन पॉइंट की छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है या फिर रहा है, या फिर ट्राइंग टू डेवलप रूबिक्स टू द इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट की छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास यहाँ पर कर रही है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो बेसिकली जो काम किया जा रहा है ये क्या है, कंडक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि बच्चों को यहाँ पर देखा जा रहा है कि हाँ भी बच्चा यहाँ पर बच्चे ने सीखा क्या है, यहाँ पर कहाँ उसकी यहाँ पर जरूरत है कि हाँ भी हम उसको थोड़ा सा गाइड करें। तो बेसिकली यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जब भी बच्चा यहाँ पर कंसेप्ट मैप को ड्रॉ करेगा तो टीचर उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डोमेन ऑफ इवैल्यूएटिंग इन द ब्लूम रिवाइज टेक्सोनॉमी। एक ब्लूम यहाँ पर इनकी रिवाइज टेक्सोनॉमी है, यहाँ पर इनसे यही पूछा गया है कि यहाँ पर इवैल्यूएशन के क्षेत्र में आपको प्रदर्शित करता है। आपको ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। क्रिएटिंग अ ग्राफ और अ चार्ट यूजिंग द डाटा, की आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सोल्यूशन, की एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। या फिर ऑप्शन नंबर 3 की इवैल्यूएटिंग द पर्टिनेंस ऑफ द डाटा प्रोवाइडेड, की प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी की फॉर्मुलेटिंग अ न्यू वे फॉर कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट, की कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट की वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का यहाँ पर निर्माण करना। तो जो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। कैसे सही है मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए आप डायग्राम ऑलरेडी वैसे बनी हुई है, यहाँ पर आप ब्लूम टैक्सोनॉमी देख सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये पहले वाला हुआ करता था। ठीक है जी, पहले क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर अब कर दिया गया है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि इवैल्यूएटिंग में यहाँ पर होता क्या है। तो इवैल्यूएटिंग में बेसिकली यहाँ पर कहा जाता है कि जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सोल्यूशन, जो भी आपने कोई सोल्यूशन निकाला है उसकी हम क्या करते हैं, उसके हम जज करते हैं भी कैसा ये आंसर निकला है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी था वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर था। चलिए चलते हैं 16th क्वेश्चन पर, टीचर मस्ट बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ डीलिंग विद डिसएडवांटेजेस लर्नर, कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापिका या फिर को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो आपको यही बताना है कि भाई टीचर को यहाँ पर किसमें विश्वास रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट सक्सेस, की छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। या फिर ऑप्शन नंबर 2, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट बिहेवियर, की समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। या फिर ऑप्शन नंबर 3, नो डिमांड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, के विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न होना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, फॉर इमीडिएट कंप्लायंस ऑफ अ स्टूडेंट यूज ऑफ बीइंग शॉक्ड एंड एंग्री, कि शिक्षा विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु अध्यात्मकता यानी कि क्रोध का प्रयोग करना। तो आपको यही बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही सही होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस, की खुद की यहाँ पर छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यहाँ पर होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, स्टटरिंग प्रॉब्लम इन अ स्टूडेंट कैन बी डील्ड बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, की निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। हकलाना स्टटरिंग की हुई कहते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, क्या ये डिक्टेटेड स्पीच की डिक्टेटेड स्पीच होगी या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्पीच की जो भी आपकी द्वितीय वाक्य होता है, या फिर प्रेगमेटिक स्पीच होगी कि परिमाणकारी वाक्य, या फिर प्रोट्रैक्टेड वेज की लंबित वाक्य। तो जो आपका जो प्रोलॉन्ग्ड स्पीच है, बेसिकली प्रोलॉन्ग्ड स्पीच में आपको क्या बताया जाता है कि प्रोलॉन्ग्ड जो स्पीच होती है उसमें आपको जो भी इंटोनेशन है, उस पर उतार चढ़ाव है, उस पर जोर दिया जाता है, आपको सभी चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई जाती हैं। तो यही होता है प्रोलॉन्ग्ड स्पीच में। तो कोई अगर बच्चा हकलाता है
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ पर बल्कि जो आपका बेटर आंसर है कि प्रोलॉन्ग्ड स्पीच से ही जो बच्चे का जो हकलाना है उससे यहाँ पर थोड़ा बहुत डील किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 18th क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की यहाँ पर बात कही जा रही है कि सीखने में अशक्त जो बच्चे हैं के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषता तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन, लेवरेजिंग निम्नलिखित में से किस प्रारूप में संबद्ध है। तो आपको यही बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही आंसर है। कि यहाँ पर कहा जा रहा है, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग इमीडिएट कनेक्शन, स्ट्रेचिंग कोलैबोरेशन एंड लेवरेजिंग नॉन लर्निंग टेक्नोलॉजी सच एज इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटेलिजेंट सर्च एंड कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट एंड एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये कंटेक्स्ट में, किसके कंटेक्स्ट में, कि जो भी बच्चा है वो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है, तो यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे कि भाई उसको इमीडिएट कनेक्शन प्रोवाइड करवाना है, स्ट्रेसिंग जो भी यहाँ पर कोलैबोरेशन है, और यहाँ पर लेवरेजिंग नॉन लर्निंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम उसको अगर लेकर आना चाहते हैं, जैसे कि इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया। तो हम ये कर हम पूछा जा रहा है कि भाई नीचे दिए गए कथनों को आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। क्या ये एम्बेडेड लर्निंग होगा, कि संग्रथित अधिगम, या फिर इंटरवेंशनलिस्ट लर्निंग होगा, कि हस्तक्षेपी अधिगम, या फिर रिप्लाई टू रेमिडिएशन की उपचारात्मकता प्रतिचूर, या फिर यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग कि अधिगम का सार्वभौमिक प्रतिरूप। जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका इंटरवेंटनिस्ट जो लर्निंग है ये आपका बिल्कुल ही हस्तक्षेपी अधिगम है, ठीक है ना जी। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर स्ट्रेसिंग कोलैबोरेशन, लेवरेजिंग नॉन लर्निंग टेक्नोलॉजीज, तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के 19th क्वेश्चन पर। एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज दैट वेयर, एक समावेशी कक्षा वह है जहां, आपको समावेशी कक्षा तो आपको पता है ना क्या होती है, जहां पर सभी बच्चों को रिस्पेक्ट की जाती है। यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर दिव्यांग बच्चा है तो उसके यहाँ पर जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, इसी को हम इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर क्या है ये, असेसमेंट आर रिपीटेड टिल द टाइम एवरी लर्निंग अचीव मिनिमम ग्रेड, कि तब तक आकलन की यहाँ पर पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक कि प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी से प्राप्त न कर ले। या फिर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि टीचर्स टीच फ्रॉम ओनली प्रिस्क्राइब्ड बुक टू लेसन द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थी का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकें से ही पढ़ाते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 3 होगा कि टीचिंग इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग एज मैनी प्रॉब्लम एज पॉसिबल, कि समस्याओं का जो अधिकाधिक समाधान करने के संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारता रहती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि टीचर क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी लर्नर। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जो होगा यहाँ पर सही आंसर आपका हो सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लास्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि टीचर क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी लर्नर। तो दोस्तों यहाँ पर यही तो आंसर है ना, मैंने आपको पहले ही आपको यही तो बताया कि जो भी यहाँ पर जो बच्चे होंगे क्या होंगे कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविधिक व सार्थक अधिकात्मक अनुभव हेतु प्रवेश हेतु क्या करेगा, वो निर्माण करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या 3 सही हो सकता था अगर हम बात करें, देयर इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग एज मैनी प्रॉब्लम एज पॉसिबल। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बच्चों के यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉर्मली हम उनको बस एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ी कहा गया कि हम सभी बच्चों का ध्यान रखेंगे, नहीं कहा गया ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसलिए ये नहीं सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर सही होगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे 20th क्वेश्चन पर। क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट असाइनमेंट फॉर अ गिफ्टेड स्टूडेंट। गिफ्टेड स्टूडेंट की यहाँ पर बात कही जा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन है, मैनी मोर एक्सरसाइजेज ऑफ द सेम टाइप इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट, कि अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। या फिर ऑप्शन नंबर 2 आस्किंग हिम या हर टू ट्यूटर द पीयर्स टू चैनलाइज द एनर्जी एंड कीप हिम हर बिजी, कि उसे अपने समस्यावश साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। तो क्या ये होगा। या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि क्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू साइंस बुक बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कीम, कि विभिन्न विषयों थीम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, कि भाई उसके लिए एक नई पुस्तक का यहाँ पर निर्माण किया जाए। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि लेटिंग हिम या फिर फिनिश द टेक्स्ट बुक ऑन हिज हर ऑन बिफोर द एंटायर क्लास, कि भाई संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा
उसे अपनी पाठ्य पुस्तकों का शीघ्र समाप्त कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा यहाँ पर जो आपका सही है वो सही आंसर सही हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पर भी हो सकती है। आप यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, आप इन दोनों में से कोई आंसर सोच सकते हैं कि यार इन दोनों में हमें लग रहा है कि ये दोनों सही हो सकते हैं। चलो फर्स्ट और फोर्थ को आंसर को तो हमने छोड़ दिया। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अक्सर आपने बीएड की बुक्स में भी ये पढ़ा होगा कि भाई जो भी इंटेलिजेंट यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, गिफ्टेड, वहाँ पर उनको हम क्या कहते हैं कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हम दूसरों बच्चों को यहाँ पर ध्यान रखने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ उन बच्चों को हैंडल ही करेगा ना। तो यहाँ पर इससे उसका एनर्जी सही तरह से यूज नहीं हो पाएगी। अगर यहाँ पर उसके लिए एक अलग से बुक ही क्रिएट कर दी जाए, एक अलग से प्रोटोटाइप कर दिया जाए न्यू साइंस बुक के लिए कि भाई उसके लेवल की किताब हो, उसको यहाँ पर बहुत ही एक वाइडर अप्रोच मिले पढ़ने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शमकता पुस्तक का निर्माण यहाँ पर करना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Many measures have been taken at an institutional level to check the dropout cases in the school run by government agencies. Which one of the following is an institutional reason for children dropping out of this school? कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा जो भी यहाँ पर संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिकीय स्तर से जुड़ा हुआ है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। यहाँ पर और कहा जा रहा है कि विद्यालय में कौन सा यहाँ पर होगा। अब हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं कि देयर इज लॉक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ब्लैक बोर्ड एंड टॉयलेट्स, की यहाँ पर जो विद्यालय हैं यहाँ पर आपको शौचालय और जो आपकी आधारभूत सुविधाएं जैसे कि ब्लैक बोर्ड नहीं मिलता है, इसलिए जो बच्चे हैं वो स्कूल को छोड़ देते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 2 कि टीचर आर नॉट हैविंग अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए बच्चे यहाँ पर उनको यहाँ पर सैलरी कम मिलती है, ये रीज़न है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि टीचर हैव नॉट सेंसिटाइज अबाउट द नीड ऑफ ट्रीटिंग चिल्ड्रन वेल, कि यहाँ पर जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनको यहाँ पर बच्चों को ट्रीट करना ही नहीं आता, उनको यही नहीं पता कि बच्चों को डील कैसे करना है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि देयर इज नो अल्टरनेटिव करिकुलम फॉर चिल्ड्रन हु रिजेक्ट द कंपल्सरी करिकुलम ऑफर्ड, कि यहाँ पर बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते, इसके लिए वो विकलात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, ये यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर है। क्यों सही आंसर है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो टॉयलेट की सुविधाएं हैं और यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड जो आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं होती, तो जो यहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो होते हैं वो बच्चे को स्कूल वहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि मैनी मेजर हैव बीन टेकन एट इंस्टीट्यूशनल लेवल टू चेक द ड्रॉप आउट केसेज ऑफ द स्कूल रन बाय गवर्नमेंट एजेंसी। तो यहाँ पर यही एक कारण है कि जिससे जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या कर देते हैं। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है जी। और आपका यहाँ पर तर्क ये भी दिया जा सकता है कि ऑप्शन नंबर 4 में क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो सही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव करिकुलम फॉर चिल्ड्रन हु रिजेक्ट द कंपल्सरी करिकुलम ऑफर्ड। तो यहाँ पर अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि बहुत सारे यहाँ पर स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की फैसिलिटीज़ नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि भाई जो भी यहाँ पर आपकी पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पर नए यहाँ पर कहा गया था कि भाई टॉयलेट्स बनाए जाएं यहाँ पर स्कूलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलप किया जाए। तो ये बातें क्यों कही जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर सरकारी सिस्टम में कमी है, तभी तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हमारे, अब देखते हैं 22 क्वेश्चन को, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर, की जो अधिगम अक्षमताएं हैं इसके हिसाब से आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट फैक्टर कल्चर हैज़ नो रोल इन डिटरमाइनिंग दैम, कि जो भी आपकी वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति में कि इनमें कोई भूमिका नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 कि सिनोनिमस विद डिसलेक्सिया की पठन अक्षमता के पर्याय है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि आल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और अबव एवरेज आई, क्योंकि सामान्य या उसके अधिक बुद्धि लमदाक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि नॉट इम्यूटेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, नेचर एंड इंटरवेंशन, की समय व हस्तक्षेप की स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो आपको बताना है कि जो कौन सा जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो आपने एक बार फिर से पढ़ना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? कि जो यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी है वो उन बच्चों में भी देखने को मिलती है जिनका यहाँ पर IQ क्या कह सकते हैं कि एवरेज हो, कम हो, ठीक है ना जी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं 23 क्वेश्चन पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मोर लाइकली टू सक्सीड इन अ स्कूल वेयर,
कि समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल होते हैं जहां, क्या ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, अ फ्लेक्सिबल करिकुलम इज इन प्लेस, की परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। ऑप्शन नंबर 2, होमोजेनस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासेस, की कक्षाओं में छात्रों की समूहकरण उपलब्ध है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 की द एम्फेसिस इज ओनली ऑन हायर ऑर्डर एकेडमिक अचीवमेंट, कि केवल उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि टीचर सेंट्रिक पेडागोजी इन द इफेक्ट, कि जो भी अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र वो है प्रभावी है। तो आपका जो 23 क्वेश्चन है उसका यहाँ पर कौन सा जो क्वेश्चन है वो सही है। क्या पूछा जा रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो मोर लाइकली टू सक्सेड इन स्कूल, कि जो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कहाँ पर सक्सेसफुल हो सकती है, जहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, वो वहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी उसको यहाँ पर कह सकते हैं इफेक्टिव वे में इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखते हैं 24th क्वेश्चन को, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एंड इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन, कि संज्ञात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षणिक संवाद की कंसीव लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, की अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 2 आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, की अगनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 की एम्फेसाइज ऑन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टेक्सचुअल मटेरियल, की पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। या फिर आपका हाईलाइट द नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ अचीव एफिशिएंसी, की कुशलता के प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो यहाँ पर आपका 24th का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, कि कंसीव लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, की अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में यहाँ पर ग्रहण करते हैं। संज्ञात्मक प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक संवाद में क्या होता है कि अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में क्या करते हैं वो ग्रहण करते हैं। कंसीव लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एंड इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी राइट वे फॉर अ टीचर हु इंटेंड टू करेक्ट एरर्स ऑफ हिज हर स्टूडेंट, कि जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। आपको ये बताना है, शी मस्ट करेक्ट एवरी एरर ऑफ हिज हर स्टूडेंट इवन इफ इट रिक्वायर लेट सिटिंग इन द स्कूल, कि उसे अपने विद्यार्थियों के प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। ऑप्शन नंबर 2 कि उसे ही शी शुड करेक्ट लेस फ्रीक्वेंट एरर मोर ऑफन देन हाई फ्रीक्वेंट एंड जनरली एरर्स, कि उसे बार बार की जाने वाली तथा समान त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाले त्रुटियों के अधिक संशोधन करना चाहिए। या फिर ही शी करेक्ट एरर दैट इंटरफेयर विद जनरल मीनिंग एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, की उन त्रुटियों को संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अबोधात्मकता पर हस्तक्षेप करती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि ही शी नॉट करेक्ट एरर्स इफ इट इरिटेट चिल्ड्रन, कि अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को शुद्ध करती है तो उसका संशोधन नहीं करना चाहिए। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो आपका सही होगा आंसर। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि बच्चे को यहाँ पर उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है कि उसको करेक्ट करना चाहिए उन एरर्स को, जहाँ पर बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, जनरल मीनिंग है, ठीक है ना जी, उसको यहाँ पर ज़्यादा समझ आएगी जिसके कारण, ठीक है जी, उसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 को, द फॉलोइंग स्किल आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंसी एक्सेप्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मकता बुद्धि से संबद्ध नहीं है। तो क्या ये अवेयरनेस ऑफ इमोशंस है, भावनात्मक प्रति जागरूकता, या फिर मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस की भावनाओं का प्रबंधन, या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशन की भावनाओं की आलोचना, या फिर अमिकेबल रिलेशन विद क्लास फेलो की कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो आपका यहाँ पर कौन सा जो होगा ऑप्शन वो सही होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी में कह सकते हैं कि भाई इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपका क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस है वो आपके कौशल भावनात्मक वृद्धि से संबंधित नहीं है, भावनाओं की आलोचना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो देखते हैं हमारे 27th क्वेश्चन को, वाइल अपीयरिंग इन एन असेसमेंट देविका फाइंड हर अराउजल एंड एनर्जाइजिंग while Rajesh find his arousal as discouraging. This emotional experience are most likely to differ with respect to, कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना उत्साही होती है। तो उन दोनों के भावात्मकता अनुभव के अंदर किसके संबंध हैं, आपको ये बताना है संबंध है। क्या ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, द एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन, द लेवल ऑफ अडेप्टेशन, द इंटेंसिटी ऑफ थॉट,
समयांतराल भावनाओं की पराकाष्ठा, या फिर अनुकूलन का स्तर, या फिर विचारों का घनत्व। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पर एक दो स्टूडेंट है, देविका और राजेश, दोनों के यहाँ पर जो इमोशंस हैं, एक तो बहुत पूरे जोश से भरा हुआ है, एक यहाँ पर जो पर्सन है राजेश, उसमें बिल्कुल ही जोश नहीं है। तो ये क्या है, ये मेनली ये क्या है, ये आपका एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशंस है कि यहाँ पर कोई पर्सन है वो क्या है, उसकी यहाँ पर भावनाएं एकदम भाई कह सकते हैं कि एकदम पावरफुल हैं, दूसरे की वीक हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम फॉर द एलिमेंट्री स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन सपोर्ट दिस स्कीम। कि भारत सरकार के प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, निम्नलिखित में से कौन सा भी प्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। तो आपको ये बताना है क्या ये बिहेवियरिस्ट है, सोशो कल्चर, कोग्निटिव, या फिर ह्यूमनिस्टिक है, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, या फिर संज्ञात्मक, या फिर मानवीय है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो मिड डे मील की जो स्कीम चलाई जा रही है एलिमेंट्री स्कूल में, तो ये मोटिवेशन की कह सकते हैं कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ये फॉलो करता है। मैस्लो की यहाँ पर एक थ्योरी भी है, उसमें ये बात कही गई है, ये ह्यूमनिस्टिक की जो अप्रोच को ये फॉलो करता है, और इसने उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया था। देखते हैं 29th क्वेश्चन को, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अटैचिंग इंपॉर्टेंस टू द होम सेटिंग ऑफ अ स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन बिहेवियर एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग अफेक्टिव पेडागोजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग। कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है। आपको ये बताना है क्या ये बिहेवियरिस्ट है, इकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, व्यवहारवादी, पारिस्थितिक रचनावादी, सामाजिक रचनावादी। तो जो आपका 29 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, इकोलॉजिकल होगा। इकोलॉजिकल में यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि अटैचिंग इंपॉर्टेंस टू द होम सेटिंग ऑफ स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन बिहेवियर। क्या कहा जा रहा है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए जो भी विद्यार्थी के घर का जो वातावरण है महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र से निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ही ये पारिस्थितिक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू डील विद एन इनअटेंटिव चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। की कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपयुक्त सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। तो क्या यह नैग द चिल्ड्रन एंड फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड इन मेक हर हिम रियलाइज, कि बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, या फिर ऑप्शन नंबर 2 कि मेक द चाइल्ड सिट ऑन द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रिड्यूस एरिया, कि बच्चों को उस जगह बैठाना जहां उसे सबसे कम ध्यान भंग हो सके, या फिर अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड वाइल वर्किंग सो एज टू एनेबल द चिल्ड्रन टू फोकस अटेंशन, कि ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि प्रोवाइड द चिल्ड्रन फ्रीक्वेंट ब्रेक्स टू रिफ्रेश हर हिज अटेंशन, कि बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या कहा जा रहा है इसमें, बेसिकली आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और आपको ये बताना है कि कौन सा बेस्ट डील करेगा किसके लिए, अनअटेंटिव चाइल्ड इन द क्लासरूम, की जो बच्चे का यहाँ पर ध्यान ही नहीं है, आप उसको कैसे डील करेंगे। आप उसको ऐसी जगह यहाँ पर बैठाएंगे जहाँ पर उसका ध्यान ना भटके, उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में ही लगे, आप उसको इस तरह उस जगह पर बैठाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसके पहले वीडियो बना रहा था, तो पहले जो 2 वीडियो बनी थी वो अच्छे ढंग से बन नहीं पाई थी, तो मैंने ये डिलीट करके ये आपके लिए दोबारा से वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर हेल्प मिली होगी, आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें सेशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करें हमारे इस चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर लें। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए फिर